नमस्कार दोस्तों। बिहार में सारे समीकरण टूट चुके हैं, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो चुके हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद में जनता ने वोटिंग परसेंट के बाद यह दर्शा दिया है कि अब बिहार की जनता पूरे चुनावी मूड में है और वहां के प्रशासन ने भी बीच बचाव का रुख अख्तियार कर लिया है। वो भी इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है कि न जाने कल किसकी सत्ता आ जाए, इसलिए वह बीच बचाव के रुख में आ गए। और तमाम कुछ ऐसे नेता वो भी जो सत्ता में हैं वो बीच का रास्ता इख्तियार करने लगे हैं। लेकिन बिहार में विपक्षी नेताओं का रुख पूर्ण रूप से हमलावर है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच वोटिंग का रिकॉर्ड पिछले चुनाव की तुलना में कई जगहों पर तो 10% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं और कुछ जगहों पर 5% ज्यादा वोट पड़े हैं। खास बात तो यह है कि पिछली बार जो पहले चरण की वोटिंग जिन जिन जगहों पर आज वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव में भी 2019-20 में भी 2020 में उन्हीं जगहों पर एवरेज वोटिंग परसेंट 55% था, जो कि इस बार 3 बजे तक लगभग 54% वोटिंग कल औसतन एवरेज हो चुकी थी। 4 बजे वह रिकॉर्ड भी टूट गया जो कि 2020 में पुराना रिकॉर्ड 54% या 55% वोटिंग का था। 5 बजते बजते 60% के पार हो गया और 6 बजते बजते रिकॉर्ड 65% तक आंकड़ा आकर खड़ा हो गया। उसके बाद भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। उसके बाद का आंकड़ा चुनाव आयोग ने देर रात जारी किया। कई जगहों पर वह 70% को पार कर चुका है। जो फाइनल आंकड़ा आया है, अलग अलग जगहों पर वोटिंग पैटर्न ने कई मैसेज एक झटके में ही दे डाले हैं। पहला मैसेज तो यह है कि यही इस वोटिंग में नजर आया कि यह फैसले की घड़ी है, यानी कि सत्ता को बचाना है या फिर दूसरी तरफ सत्ता को पलट देना है। इसी मैसेज के बीच कमोबेश हर जगह पर वोटिंग होती चली गई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी अपनी अपनी जगहों पर, जहां पर सम्राट चौधरी तारापुर में और विजय सिन्हा लखीसराय में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसते हुए नजर आए। इन सब के बीच आरजेडी या कहें उनके अपने वोटर बेहद अग्रेसिव तरीके से नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता इख्तियार किया। जो विजय सिन्हा ने एसपी को डपटा, दूसरी तरफ दानापुर में पुलिस ने जो वोट डालने नदी पार जाना चाहते थे उन्हें जाने देने से रोक दिया, लेकिन खगड़िया में उन्हें जाने दिया। यानी नदी बहती है, उस पार भी कुछ बूथ है, वहां कैसे जाएं? नाव से जाएंगे तो दानापुर से आप निकल नहीं पाएंगे, लेकिन खगड़िया में जाने की व्यवस्था की गई। नीतीश कुमार का वोटर बेहद साइलेंट है, बहुत ही खामोशी के साथ वो कल नजर आ रहा था। लेकिन यह मैसेज पहले चरण में नजर आ गया कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, वह एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ है। उसके बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उनके उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं वो वोट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। वामपंथियों ने अपने पारंपरिक वोट बैंक पे भरोसा जरूर था, लेकिन पहली बार वो एमएल यानी कि एमएल की ही सीट क्यों ना हो, यानी सीपीआई एमएल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमएल जो पिछली बार 12 सीट जीत गई थी, वहां पर एक बिखराव सा नजर आया है। वह मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, दिहाड़ी मजदूरों के साथ जुड़ी हुई है। जो कहना है सोच लीजिए, लेकिन वहां भी बिखराव नजर आया। मुकेश सैनी मल्ला को एकजुट रख पाए या ना रख पाए यह एक सवाल है, लेकिन अति पिछड़ा बटा हुआ खुले तौर पर नजर आ रहा था। चिराग पासवान तो एकजुट है, लेकिन चिराग पासवान के भरोसे जो बीजेपी को चिराग पासवान पर भरोसा है वह कहीं उलझ गया है। वह एक जाति विशेष के साथ दिखते हुए नजर आए और उनका जीत हार, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हार बीजेपी के वोट ट्रांसफर पर आकर टिक गई है। लेकिन यहां एक मैसेज और नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के वोटर जहां पर तीर नहीं है, वहां पर चिराग पासवान या बीजेपी की पार्टी जहां पर चुनाव लड़ रही है वहां वोट लालटेन की तरफ ट्रांसफर भी हो रहा है। यानी कि जहां पर जनता दल यूनाइटेड के
उम्मीदवार नहीं खड़े हैं, वह बीजेपी या चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े हैं एनडीए के गठबंधन के सामने, वहां पर जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स हैं वो लालटेन की तरफ यानी कि आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी की तरफ बड़े ही अग्रेसिव तरीके से साइलेंट रूप से वोट देते हुए नजर आए। यह मैसेज शायद चुनाव के बाद के नए समीकरण के बिहार को बनाने की दिशा में जरूर बढ़ेगा। जनता दल यूनाइटेड का वोट अगर चिराग पासवान और बीजेपी को छोड़ते हुए लालटेन की दिशा में जा रहा है तो शायद जनता दल यूनाइटेड इस इलेक्शन के भीतर जो पहले चरण में नजर आया उसमें पिछली बार की तुलना में कई ज्यादा सीटें पा सकता है। यह भी एक मैसेज है और पिछली बार की तुलना में बीजेपी कई सीटें कम हो सकती है, यह भी एक मैसेज क्लियर एंड कट है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आरजेडी लाभो लाभ में है, ऐसा कतई नहीं है। एक नई पार्टी के तौर पर जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी है जिसने सबसे ज्यादा डेंट, सबसे ज्यादा नुकसान किसी को किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को किया है, क्योंकि इस चुनाव में कम से कम जन स्वराज के पास 3 चीजें थी। एक, डेटा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मौजूद था। दूसरा, उस पर प्रशांत किशोर की पूरी पकड़ थी, यानी कि डेटा एनालिसिस करने की पूरी पकड़ प्रशांत किशोर के पास थी। और तीसरा, उसी हिसाब से पहली बार नजर आने लगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किस तरीके से जातियों को साधने की कोशिश की, उम्मीदवारों की अपनी जातियों के हिसाब से उन्होंने उम्मीदवार तय किए और उसके साथ उन्होंने शिक्षा को जोड़ दिया। बताएंगे आपको ये सब कैसे और क्या हुआ। तो जन स्वराज यहां पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आ रहा है। सरप्राइज जनता दल यूनाइटेड भी दे सकता है, लेकिन जन स्वराज के पास वोट किसके आएंगे यह घबराहट बीजेपी के भीतर कहीं सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोट एक एमआईएम और जन स्वराज के बीच बटेंगे क्या कुछ, या फिर उनके जहन में बहुत साफ दृष्टि है आरजेडी और कांग्रेस का एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में भी उम्मीदवारों के लिहाज से कई जगहों पर सेंध तो लगती हुई दिखाई दे रही है। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एमवाई समीकरण एकजुट नहीं दिख रहा, उसके भीतर भी कहीं ना कहीं एक बिखराव नजर आया और इन परिस्थितियों के बीच 5 बड़े सवाल खुले तौर पर सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, महिलाएं जिस तादाद में निकली है क्या वो नीतीश की सत्ता को बचाना चाहती है और नीतीश के अनुकूल है, या फिर बीजेपी कहीं उनके टारगेट पर तो नजर नहीं आ रही है। महिलाओं का वोट बैंक कैसे नीतीश को हटाकर कहां शिफ्ट होगा, क्या वह जन स्वराज की तरफ में जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि युवा तबका जो लगभग पूरे वोटिंग प्रतिशत में निकल कर आता है, अगर अतीत में देखें तो लगभग 13 से 15% तक युवा वोट बैंक आता है, वह इस बार बहुत ज्यादा तादाद में वोटिंग देने के लिए उतरा है। इसलिए हमने कहा कि लगभग 10% पहली बार की तुलना में कई जगहों पर ज़्यादा वोट पड़े हैं, कई जगहों पर 5% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। यह मैसेज है कि यह चुनाव कई मायनों में बिल्कुल पुराने चुनाव की तुलना की दृष्टि में सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें युवा तबका प्रशांत किशोर के साथ, प्रवासी मजदूरों का तबका प्रशांत किशोर के साथ, मिडिल क्लास के भीतर बीजेपी को लेकर एक सवाल और प्रशांत किशोर उस मिडिल क्लास के भीतर एक नया नायक बनकर उभर रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में समझने की कोशिश करनी होगी कि हर जगह चेहरा है, नाम है, लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जिसका चेहरा और नाम और चुनाव मैदान में है, लेकिन वह व्यक्ति खुद चुनाव मैदान में यानी कि चुनाव नहीं लड़ रहा है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा नुकसान इस लिहाज से चिराग पासवान के लिए है जो जाति में सिमटते चले गए और परिस्थिति उनके अनुकूल बनी नहीं। एंट्री जो हो रही है वह जन स्वराज की पटना में, बक्सर में, नालंदा में, दरभंगा में, मुजफ्फरनगर में, सारण में, वैशाली में, समस्तीपुर में और बेगूसराय में, इन जगहों पर इसकी एंट्री कितनी व्यापक होगी यह एक उसका हिस्सा है जो शायद जनादेश के लिए पता चले। लेकिन इन जगहों पर जो जीते हुए लोग थे उनमें यह पार्टी डेंट करने की स्थिति में है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे यह सवाल अभी भी एक गले की फांस बना हुआ है, जो शायद
इस एनालिसिस के बाद एक स्पष्ट दृष्टि से आपके सामने आ जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि 3 बजे ही गोपालगंज, लखीसराय, मुंगेर के जो आंकड़े आए थे पिछली बार के मुकाबले, उनका रिकॉर्ड टूट गया था। 5 बजे तक कमोबेश बेगूसराय में 7% ज़्यादा वोटिंग हो गई थी। जिस अग्रेसिव तरीके से वोटिंग हो रही थी उसमें अगर आप चेहरों के आधार पर जाएंगे तो एक क्षण के लिए लखीसराय में जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा फंसे हुए हैं, जब उन्होंने मोबाइल फोन पर एसपी से यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो उस पूरे इलाके में जो दृश्य सामने आया उसमें लोगों के जो हाशिए पर खड़े घर हैं वहां भी उन लोगों ने अपनी सड़कें हैं और उन्होंने कहा कि विकास शब्द गायब हो गया है। लोगों की गरीबी, मुफलिसी जो दिखाई दे रही है वह शायद रईसी पार्टी के तहत दबती चली गई है। आरजेडी के वोटरों का अग्रेसिव होना खुलकर नजर आया। उनके काफिले को रोका गया, यानी कि विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया, उस पर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, बाद में पथराव की भी खबर आई। लेकिन विजय सिन्हा की एसपी से जो बातचीत हुई उसमें एक मैसेज है। उन्होंने एसपी से कहा कि किस तरीके का यहां पर सीओ सर्कल ऑफिसर आपने यहां पर नियुक्त किया है और वह एक जंगल राज को वापस स्थापित कर रहा है। यानी कि उनकी बातों से साफ नजर आया कि वो हार रहे हैं और आरजेडी का उम्मीदवार उनकी जगह पे चुनाव जीत रहा है। शायद इसलिए लखीसराय की वोटिंग ने यह जानना शुरू कर दिया है और यह बताना भी शुरू कर दिया है कि विजय कुमार सिन्हा के लिए मुश्किल है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति तारानगर में सम्राट चौधरी के सामने है। उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह है, लेकिन जन स्वराज के संतोष सिंह भी है जो बीजेपी के कोर वोट बैंक पर असर डाल रहे हैं, क्योंकि राजपूत है और चिकित्सक है। हमने कहा जाति और प्रोफेशनल को एक साथ मिक्स करके इस चुनाव में बीजेपी को जितना डेंट जन स्वराज करेगा, यह सवाल पहले चरण की यानी कि फर्स्ट पेज की वोटिंग के बाद उभर कर नजर आया। जन स्वराज पार्टी के यानी वोट कहां और कैसे बढ़ना है, क्योंकि कुर्मी केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद गुप्ता आरजेडी के और बीजेपी के सुनील कुमार सुमन है, और जहां जन स्वराज में मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद अली इरफान को उतारा है किस जगह पर, कुन्नी में, जिससे आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंध लगाई जा रही है। यानी एक झटके में या कांग्रेस को झटका और बीजेपी के लिए लाइन क्लियर है कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू के लिए सबसे बड़ा झटका है और वहां पर लाइन क्लियर है आरजेडी के लिए। इस तरीके से लिए कल वोटिंग के दौरान एक महिला बोली कि वोट गिरा भी नहीं और वोट हमने दिया भी नहीं और हमारा आधार कार्ड हमारे पास है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रही है, फिर भी उनके वोट किस तरीके से गिर गए हैं। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि वोट डाल दिया गया है। वहां पर एक दूसरी महिला ने भी कल मीडिया के सामने कहा, जिसका नाम अनुपम शर्मा है, मुझे वोट देने नहीं दिया गया क्योंकि पर्ची नहीं थी, मेरा नाम लिस्ट में था, सीरियल नंबर बताया, टिक भी हुआ, लेकिन कहा गया कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड है, पर्ची का डिजिटल वर्जन भी है, फिर भी कहा गया कि पर्ची नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते। एक तीसरे आदमी कल के इस कन्वर्सेशन में वोटिंग के दौरान वोटर श्रेया मेहता ने कहा मेरा सीरियल नंबर 17 है, सुबह 6:30 बजे से इंतजार कर रही थी, दूसरे वोटर के बाद मेरी बारी थी, लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया, हम जा रहे हैं और वोट ही नहीं देने दिया गया। ऐसी तमाम खबरें बिहार के अलग अलग जिलों से आई जहां पर वोटर शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है या फिर समाधान नहीं निकल रहा है। इसके बावजूद वोटिंग की रफ्तार काफ़ी तेज रही। सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हो चुकी थी, 11 बजे तक कल बिहार में 27% वोटिंग, 1 बजे तक 42%, 3 बजे तक 54%, 5 बजे तक 60% और 6 बजे तक लगभग 65% पार कर गई। यह मैसेज पिछले तमाम चुनावों से हटकर इसलिए है क्योंकि बिहार में अक्सर वोटिंग कम होती है। कम से कम यह तो साफ दिख रहा है कि इस बार पटना जैसी जगह में भी वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
जहां कभी 50 से 55% से अधिक वोट नहीं पड़ते थे, वहां इस बार उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो डिप्टी सीएम जो कि हमने बताया, दोनों डिप्टी सीएम कौन से, विजय कुमार सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ही अपने चुनाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यही पर सभी सीटों का मामला टिक जाता है तो लेफ्ट की बात करें तो पिछली बार 121 सीटों में से 11 सीटें लेफ्ट ने जीती थी। इस बार कम होगी, यानी कि लेफ्ट की कुछ कम होगी, ऐसा एनालिसिस बताया जा रहा है। वीआईपी पार्टी जो कि मुकेश सैनी की पार्टी है, पिछली बार उनके चुनाव में 4 सीटें थी, इस बार यह संख्या और घटेगी। एलजेपी ने अपने बूते चुनाव लड़ा था और 1 ही सीट जीती थी, उसकी सीटों में थोड़ा बहुत इजाफा संभव है, लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, वह कमाबेश अपनी पुरानी स्थिति में ही रहेगी। लेकिन आगे बढ़ पाना कांग्रेस के लिए बिल्कुल असंभव है, बल्कि उनकी सीटें कुछ घट सकती है। अब मामला टिक गया आरजेडी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार 23 सीटें जीती थी इस इलाके में, इस बार वे 23 से कम तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जदयू की सीटें बढ़ सकती है। बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी पहले चरण में, लेकिन यही आरजेडी को सबसे अधिक लाभ हुआ था, और दूसरे चरण में आरजेडी की लगभग 33 सीटें पूर्ण रूप से आ रही है। अगर वाकई इस वोटिंग पैटर्न ने सत्ता परिवर्तन को दिशा दी है तो आरजेडी की सीटें बढ़ सकती है, अन्यथा इस पूरी प्रक्रिया में जन स्वराज एक नई पार्टी के तौर पर उभर रही है, जो लगभग 10 से 15 सीटों पर प्रभावशाली परिस्थिति में आ चुकी है। यह बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि सीटें कहां से आ रही है, क्या यह बीजेपी से आ रही है, क्या यह आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड से आ रही है, या वीआईपी लेफ्ट या कांग्रेस पार्टी से आ रही है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता देते हैं कि यहां पर लेफ्ट की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की पार्टी और यहां पर आरजेडी की सीटें बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो यहां पर एक बिल्कुल साफ सी परिस्थिति है कि यहां पर जो सीटें आएगी वह सीटें बीजेपी की ही कम होगी। तो इसके बीच बीजेपी का जो पूरा भपका था कि सत्ताधारी पार्टी के रूप में वे अजय हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, और इस एंटी इनकम्बेंसी को आगे बढ़ाने की भूमिका में जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर ने निभाई है। यह पूरी भूमिका बताती है कि पुराने राजनीतिक समीकरण टूट रहे हैं। पहले चरण में कहा गया था कि इस देश की राजनीति 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, या तो आप मोदी के साथ हैं या उनके खिलाफ है, लेकिन बिहार में इस बार के चुनाव की स्थिति बिल्कुल हटकर है। यहाँ पर लोग अभी भी एक नए बिहार की खोज में है, जातीय समीकरण टूटे नहीं हैं, लेकिन उनका असर अब पहले जैसा नहीं रहा, केवल मुसलमान वोटर ही एकजुट दिखाई दे रहा है, इस सोच के साथ कि जहां बीजेपी को हराया जा सके वहां हराइए। बाकी तबकों में, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हो, यादव समुदाय हो, ऊंची जातियों के लोग हो या अन्य, हर जगह एक बिखराव की स्थिति है, और यही वह संदेश है जो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण को बनने के संकेत दे रहे हैं। कम से कम पहले चरण को देखकर इतना तो तय है, आने वाला दूसरा चरण यह स्पष्ट कर देगा कि क्या वाकई बिहार में सत्ता का नया संतुलन बन रहा है, क्या चुनाव के बाद की परिस्थिति बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगी। यह अभी से समझने की जरूरत है, क्योंकि 121 सीटों का संदेश बहुत साफ है। सत्ता में ना तो एनडीए की दिशा में मजबूती से बढ़ रही है और ना ही महागठबंधन पूरी तरीके से बढ़ रहा है। आरजेडी का पलड़ा जरूर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट, कांग्रेस और वीआईपी जैसी सहयोगी पार्टियों की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके समर्थक वोटरों का जिक्र या उनका आक्रामक रुख खुले रूप से पहले चरण में दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।